पवन राव अंबेडकर जी, अब कोई न्योते पर सवाल उठा दे, कोई कह दे कि भाई ये एकता वाली बात दूसरे तरीके से ही तो गड़बड़ है, तो ये जो ऑब्जेक्शंस हैं अखिलेश यादव के, वो आपको पॉलिटिकल लग रहे हैं या फिर उनको वाकई महाकुंभ की चिंता हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। दरअसल क्या है कि अखिलेश साहब को जो कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। विषय प्रशासनिक नहीं होना चाहिए। अब मैं मुख्य विषय पर इसलिए दोनों को जोड़ना चाह रहा हूं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने बहुत ही बेहतर जो है अपनी बात को रखा, और उनके दो महत्वपूर्ण संदेश मैं बहुत ही आपके सामने रख करके अखिलेश यादव जी को जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने दो बातें कही कि कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा विषय इन्होंने कहा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को साथ लेकर वापस आएं, और एक महत्वपूर्ण विषय, हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का भी संकल्प लें। और एक नारा उन्होंने दिया, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। जब हम ये सारे लाइनें और ये सारे वक्तव्य को सुनते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये यथार्थ में संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि इस देश में जो बंटवारा है वो गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर है। जब हम ये कहते हैं महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश, तो भारतीय संविधान के आधार पर यह देश तो एक है, लेकिन इस देश में धार्मिक व्यवस्था के आधार पर यह टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको एकता के सूत्र में बांधा तभी जा सकता है जब इस देश से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की समाप्ति की जाए। इससे पहले इस देश में एकता की बात करना अपने आप में मिथ्या है। एक विषय और कहूंगा, नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि यह भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं, आपसे बात कर रहा हूं। अगर इस देश में मनुस्मृति, जिसे रामभद्राचार्य साहब ने जो है समर्थन किया है, अगर इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाती या लागू होती तो आज प्रधानमंत्री साहब इस देश के प्रधानमंत्री साहब नहीं होते। इस बात को भी मानना चाहिए। आप कह रहे हैं। और नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री साहब ने कहा। आज जो मैं यहां पर हूं, संविधान ने मनुस्मृति का नाम लिया है प्रधानमंत्री ने। रामभद्राचार्य साहब जो कह रहे हैं कि देश में संविधान हमारा मनुस्मृति है, आप AIMIM के नेता हैं, हिंदू समाज में विद्रोह पैदा करके जातियों में तोड़ने का काम बन पाएगा। अंग्रेजी नीति पर जो चल रहे हैं उससे रुकने की जरूरत है। जब तक आप अंग्रेजी नीति से नहीं अलग होंगे, जब तक देश में विकास नहीं होगा। आप हिंदुओं को बार बार तोड़ने का काम करते हैं। कभी हिंदुओं को, दलितों को अलग करने की बात करते हैं, कभी यादवों की अलग की बात करते हैं, कभी ब्राह्मणवाद पर कटाक्ष करते हैं। यह सनातन धर्म को तोड़ने की बात है, यह भारतवर्ष को तोड़ने की बात है। एक मिनट आचार्य जी एक मिनट। पवन भाई सुनिए। पवन भाई सुनिए, एक सवाल सुनिए, उसका जवाब दे लीजिए। आपने मनुस्मृति की चर्चा छेड़ी ना सर, आपने कोई नया कानून आया हो, किसी हिंदू ने यह कहकर विरोध किया हो कि यह हमारी मनुस्मृति के खिलाफ है या हम इसको नहीं मानेंगे, संविधान के ऊपर मनुस्मृति को रख दिया जाए, तो मुझे कोट करिए। और आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप आते हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं, CAA आ जाए, ट्रिपल तलाक आ जाए, भाई हमारी शरीयत में दखल है, ये हमारे पर्सनल लॉ में दखल है, ये इस हिसाब से नहीं चलेगा। राकेश साहब, क्या होता है ना कि अभी परसों ही रामभद्राचार्य साहब ने मनुस्मृति के विधानों का समर्थन किया। अरे भाई, कहा कि जिस मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं पवन भाई, समर्थन करता हूं पवन भाई, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं। रामभद्राचार्य जी ने समर्थन किया होगा मनुस्मृति का, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कभी यह कहा गया कि संविधान के ऊपर मनुस्मृति को रख दिया जाए और मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा, संविधान को नहीं मानेंगे। लेकिन आपकी पार्टी बार बार कोई आ जाए तो कहते हैं कि भाई हमारे शरीयत में दखल हो गया, ये इस्लामिक पर्सनल लॉ में दखल हो गया। ये बात होती है कि नहीं होती है? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप करें तो ठीक है, किसी और ने नहीं भी कहा तो आप उस पर आरोप लगाने लगे। मनुस्मृति का समर्थन मैं भी करता हूं, लेकिन मैं संविधान के द्वारा चलता हूं, संविधान के खिलाफ नहीं काम करता। पवन भाई को जवाब देने दीजिए। बोलिए पवन भाई, बोलिए। राकेश साहब, मैं इस देश की व्यवस्था को बता रहा हूं। कुंभ के विषय में बात हो रही, इसलिए मैं कुंभ के विषय पर ही बात कर रहा हूं। जब हम कुंभ में एकता की बात करते हैं, कुंभ में उन सभी लोगों को समाहित करते हैं जो इस देश की विभाजनकारी शक्तियों के शिकार रहे हैं।
मैं आपको 13 नाम बताता हूं, 13 अखाड़े हैं, जिसमें से जो प्रथम अखाड़ा है और अन्य भी अखाड़े हैं, जिसमें से अटल अखाड़ा है और अग्नि अखाड़ा है। क्या अटल अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा इस देश की एकता को मजबूत करने का काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। मैं यही कुंभ के विषय में आपको तो आपकी पार्टी से सर्टिफिकेट लिया जाएगा निर्मोही कि महाकुंभ में कौन सा अखाड़ा जाए, नहीं अखाड़ा जाए, ये आप तय करेंगे? अखाड़े के बारे में आपको क्या पता है? देखिए, या तो आप कुंभ पर बात कर लीजिए या पार्टी पर। नहीं, मैं कुंभ पर ही बात करना चाह रहा था। आप मनुस्मृति तक चले गए और फिर जब मैंने आपको आईना दिखाया तो कह रहे हैं छोड़िए मनुस्मृति, हम आकर कुंभ पर बात कर लेते हैं। फिर आप अखाड़े पर उठ कर चले गए। तो भंडारी जी, ये अब एमआईएम पार्टी के हेडक्वार्टर से एक सर्टिफिकेशन लेना होगा कि महाकुंभ में कौन कौन से अखाड़े जाए, कौन कौन से अखाड़े न जाए। ये पवन भाई तय करेंगे, उनकी पार्टी तय करेंगे। कुंभ की मैं बात करूंगा। राकेश जी, ये रजाकार की पार्टी अब बताएगी कि महाकुंभ के अंदर कौन सा अखाड़ा रहेगा, कौन सा नहीं। बात कर लीजिए, ये रजाकारों की पार्टी बताएगी क्या? ये जो रजाकार जो हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं चाह रहे थे, वो बताएंगे महाकुंभ में कौन होगा। अब याकूब मेनन को आतंकवादी ना कहने वाली पार्टी बताएगी कि महाकुंभ में कौन सा अखाड़ा हो, कौन सा नहीं होगा। अम्बेडकर साहब, मैं कह रहा हूँ पवन जी, अपनी पार्टी के अंदर की बातें करिए। 15 करोड़ 100 करोड़ वाली बातें जो है ना, आपकी पूरी देश जानता है किस तरीके से करिए। जाति व्यवस्था को समाप्त जब तक नहीं करेंगे तब ये देश की एकता में रजाकारों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पवन जी, ये एकता तब आएगी जो भारत विरोधी है उनके खिलाफ जब 140 करोड़ देशवासी साथ में रहो, तब एकता आएगी। आपके ये रजाकारों के साथ में एकता नहीं आने वाली। अरे रजाकारों को छोड़िए, कुंभ पर। अरे आपकी पार्टी रजाकारों के बेस पे बनी है, आपकी पार्टी रजाकारों के बेस पे बनी है, आपकी पार्टी कम्युनल पार्टी है, और आप जाके हमारे महाकुंभ के ऊपर सवाल उठाएंगे। आप कुंभ पे बात करें। अरे हम महाकुंभ की बात करेंगे। महाकुंभ कोई मैटर ऑफ डिबेट नहीं है, महाकुंभ को मैटर ऑफ स्पेकुलेशन नहीं है। ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ राकेश जी, 2013 में एक और डेटा सुनिए, 25 करोड़ का 25 करोड़ का सब स्टैंडर्ड काम करा था समाजवादी पार्टी ने। 11 करोड़ का इम्प्रॉपर टेंडर लागू किया था। 60% एम्बुलेंस पे शॉर्टेज हुई थी समाजवादी पार्टी के वक्त में। 77% फायर एक्सटिंग्विशर्स की शॉर्टेज हुई थी। धर्मेंद्र यादव, ठीक है, गंगा मैया में जाना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। नहीं, एक बात तो ठीक है प्रदीप भंडारी, आपको एक बात से सहमत होना चाहिए। अच्छा ठीक है पवन भाई, मैं समझ गया। प्रदीप भंडारी, आपको एक बात से सहमत होना चाहिए कि पवन भाई तमाम बातों के बावजूद, अखाड़ों पर सवाल उठाने के बावजूद, मनुस्मृति की चर्चा छेड़कर फिर उससे हटने के बावजूद, एक बात तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने गलत सवाल उठा लिया। इस पर तो आपको कम से कम सहमत होना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र यादव, जो प्रदीप भंडारी ने जो गिनवाई बातें, उनका आप जवाब दीजिए, इशारा भी कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल है, हरियाणा का जो नतीजा आया, महाराष्ट्र का जो नतीजा आया और उपचुनाव का जो नतीजा आया, तो ये डर लग रहा है, ये बेचैनी है कि महाकुंभ उसमें आयोजन है, हिंदुओं का बड़ा आयोजन है, साधु संत उतर गए हैं, पोस्टर लग रहे हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। तो ये लग रहा है कि जब साधु संत समाज खुद हिंदू एकता पर आ गया है और जातियों में नहीं बटा, तो भाई क्या होगा 27 में? मिशन 27 पर खतरा है, इसलिए ये सब सवाल है। राकेश जी, प्रदीप भाई को ये जानकारी नहीं है कि 2700 करोड़ रुपए का 2019 का हिसाब आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे उसके अंदर जिसमें डीपीआर भी नहीं बनी थी, उसका पैसा एलोकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया था। अब सुनो तो सही भैया, बीच में क्या बोलते हो? अरे सुन लो पहले, अब सुन लो ना पहले, अब सुन लो पहले, बोल लिए, अब सुन लो। 2700 करोड़ रुपया जो आपने लिया था 2019 का, पैग ने बताया कि आपने गलत तरीके से डीपीआर नहीं फाइनल किया, आपको पता नहीं था कितना पैसा लगना है, और गलत तरीके से प्रोजेक्शन करके उस प्रोजेक्ट में आपने ज्यादा पैसा लिया। वो पैसा कहां चला गया उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और इस बार जो 6500 करोड़ रुपया लग रहा है, एक दिन का 141 करोड़ रुपया लग रहा है। बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल रही टेंट लगाने के लिए आज भी, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। प्रदीप भंडारी मैं आपको समय देता हूं, रुक जाइए। आपने कहा ना बहुत सारे अखाड़े जिनको जमीन नहीं मिली, नाम लीजिए 2 अखाड़ों का। नहीं, 2 अखाड़ों नाम नहीं, सुन लीजिए, नाम बताइए ना। अरे बहुत सारे क्या होता है? बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं, बहुत सारे अखाड़े नाम लीजिए भाई, हम खबर चलाएंगे। बहुत सारे अखाड़े, सुन लीजिए पहले, सपा का आरोप है कि इस अखाड़े को जमीन नहीं मिल रही है, हम भी चेक करवाएंगे। नाम बताइए ना। नाम, बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल रही टेंट लगाने के लिए। अरे नाम बता दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा, नाम मैसेज कर दूंगा, आप सुन लीजिए, नाम मैसेज कर दूंगा। आचार्य जी रुकिए, मतलब नहीं पता आपको, नाम नहीं पता है? नाम मैं बता दूंगा ना, मैंने न्यूज देखी थी आपके चैनल पे। हमने कहा दिखाया? नहीं, आपने नहीं दिखाया, मेरा चैनल को मत करिए,
हमने नहीं दिखाया, हमने ये खबर नहीं दिखाया, तो आप दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट निकालिए। न्यूज का मतलब आपके चैनल थोड़ा पूरा देश का न्यूज है। अरे तो आपने कहा ना आपके न्यूज चैनल पर देखा, पूरा देश अभी आपने कहा आपके न्यूज चैनल पर देखा भाई, आपने अरे फिर आपने सुनिए पहले, अरे आपने कहा आपके न्यूज चैनल पर देखा भाई, पूरे देश का न्यूज चैनल चलता है, मैंने देखा कि तो बहुत सारे वो भी निकालिए, किस चैनल पर जमीन नहीं मिल रही है, टेंट नहीं मिल रहा है, किस अखाड़े का नाम बताइए ना सर, मैं चला दूंगा अभी, अरे ब्रेकिंग चला दूंगा, मैं बता दूंगा भाई, कमिट कर रहा हूं, ब्रेकिंग चला दूंगा आपको, नाम 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 सो के बाद बता दूंगा आपको। बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं जिनको जमीन नहीं मिल रही है, इनको नहीं, चलिए जनता समझ गई। अब सुनिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप ही के पास सुन लीजिए ना, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, 30-30 सेकंड में 2 हिस्सा देता हूं, और मैं काउंटडाउन यहां पर ऑन कर रहा हूं। 30 सेकंड आपको बोलना होगा 2013 का रिपोर्ट पर। रुक जाइए भाई, रुकिए, एक बात मेरी रहेगी उसे पूरा करूंगा। मैं वो भी दे दूंगा, मैं वो भी दे दूंगा। आप 30 सेकंड बोलेंगे 2013 का रिपोर्ट पर, और 2019 के रिपोर्ट पर भी 30 सेकंड। उसके बाद जो आपको बोलना होगा बोलिएगा, पहले 2013, चलिए बोलिए। अगर ये कैग का दावा है कि 2013 में कोई अनियमितता हुई है, उसके बाद जो सरकार आई उसमें जांच क्यों नहीं कराया और कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? 2019 की जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2700 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, 24 ट्रैक्टर उसके खरीदे गए थे मिट्टी को लेवल करने के लिए, जेसीबी खरीदी गई थी, और उनका रजिस्ट्रेशन स्कूटर, बाइक और बैटरी रिक्शा पर था। ये भारतीय जनता पार्टी की असली लूट थी। 10 सेकंड बोला, रुकिए सुनिए, अब बोलने दीजिए, नहीं बोलने दे रहा हूं ना, मैं क्यों बीच में आया कि 30 सेकंड आपको कहा था कि आप 2013 के रिपोर्ट पर बोलिए, आपने उसको झुठला दिया कि भाई रिपोर्ट पर जांच क्यों नहीं कराई। हाँ सुन लीजिए, 2013 कैग रिपोर्ट पर जांच क्यों नहीं हुई इसलिए कहकर आप उसको खारिज कर दे रहे हैं। बिल्कुल, आप 2019 की कैग रिपोर्ट को आप सही मान रहे हैं, तो सर या तो दोनों कैग रिपोर्ट को सही मान लीजिए, और या तो दोनों को सही मत मानिए। कोई एक ही बात हो सकती है। नहीं, कैसे एक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? कैग ने रिपोर्ट मैंने 2013 की कैग ने रिपोर्ट दे दी, 2013 भी कैग ने दी थी भाई, कैग ने रिपोर्ट दे दी, जांच 2013 ने भी दी थी, 2019 की जांच हो गई है। जांच क्यों कौन करेगा? 2019 की जांच हो गई है, 2019 की जांच हो गई है, डबल इंजन की सरकार जांच 2019 की जांच हो गई है। जांच करो, क्यों नहीं जांच कर रही बताइए ना मुझे। अरे तो जब नहीं जांच तो दोनों की क्यों नहीं जांच हो रही है? मत मानिए दोनों को, क्यों नहीं जांच हो रही है? अरे मैं तो कह रहा हूं दोनों को मत मानिए भाई, क्यों नहीं जांच हो रही बताइए ना मैं मुझे। तो कह रहा हूं दोनों को मत मानिए, फिर दोनों की जांच हो। मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा आपसे। मैं दोनों की जांच की बात कर रहा हूं, दोनों की बात जांच क्यों नहीं हो रही है? अब मेरी लास्ट बात आने दीजिए। एनजीटी ने केस, चलिए वक्त थोड़ा कम है, जनता समझ गई होगी। आचार्य शैलेश जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं सर, और ये जो सवाल है क्या आपको लग रहा है ठीक है, अपनी बात कहकर एक मंत्र और फिर शंख बजाकर हम समापन करेंगे। आज क्या है प्रश्न आपका? ये जो सियासत हो रही है ये आपको लगता है ठीक है हिंदू धर्म के लिए? देखिए, यह जो सियासत है बिल्कुल हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। महाकुंभ एक ऐसा महोत्सव है जो पूरे विश्व को अपने आप में समेट लेता है। पूरे विश्व के सनातनी महाकुंभ में आकर के स्नान करते हैं और वह पुण्य के भागी बनते हैं। ऐसे में अगर कोई विपक्षी पार्टी किसी प्रकार का प्रश्न करके एक शंखवादन हो जाए, महाराज जी, एक शंखवादन हो जाए, परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि महाकुंभ की बात